नाटक का रंगमंच से गहरा रिश्ता है। रंगमंच पर ही नाटक की सृजनात्मक छवियां उभरती है। रंग चिंतन और रंग अनुभूति के बिना नाटक के सृजन और दर्शन का महत्व नहीं। रंगमंच की संवेदनात्मक अनुभूति से रंग चेतना का विकास होता है। अपनी युगीन रंग दृष्टि और परंपरा को समझकर ही कोई नाटककार नाट्य रचना दृष्टि का विस्तार विकास करता है। रंग चिंतन के आंतरिक और बाह्य बुनावट एवं युगीन परिवेश की गहन समझ के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समकालीनों में सर्वश्रेष्ठ रंग चिंतक और सर्जक नाटककार बन पाए। भारतेंदु के नाट्य चिंतन या रंग चिंतन को जानने के लिए युगीन नवजागरण कालीन परिवेश और अंतर्विरोधों को समझना जरूरी है। इस इकाई में आधुनिक नवजागरण और आधुनिकता के समय विकसित रंग चिंतन और सृजन के आलोक में भारतेंदु के रंग चिंतन की पड़ताल की जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन हिंदी साहित्य में आधुनिकता और नवजागरण के उन्मेष के साथ हुआ। सामंती वैभव में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन सामान्य जनजीवन से उनका गहरा सरोकार था। परिजनों के साथ जगन्नाथ की यात्रा की, वहीं नवजागरण की चेतना से उनका सामना हुआ। नई जागृति उनके मन में आई। इस नई चेतना के साथ बनारस आकर बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। अपने समाज और देश को निकट से जानने के लिए 14 वर्ष से आरंभ हुई उनकी यह यात्रा मृत्यु पर्यंत चलती रही। पटना, इलाहाबाद, कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, हरिद्वार, अमृतसर, आगरा, लाहौर, मसूरी और राजस्थान की उन्होंने यात्रा की। भारतीय जनमन को नज़दीक से जाना, परखा। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के द्वंद्व से उपजी नवजागरण और आधुनिकता की लहरों के बीच भारतेंदु अपनी सजग चेतना के साथ नाट्य साहित्य के सृजन और चिंतन में संलग्न हुए। यह युगीन परिवेश की मांग भी थी। यह भारतेंदु की सृजनशील प्रतिभा ही थी जिसने नाटक को केंद्रीय साहित्य विधा के रूप में चुना। यूं नाटक अपने पूरे कलेवर में साहित्य की सर्वाधिक सामाजिक विधा है। भारतेंदु इस रचनात्मक अभियान में प्राचीन नाट्य साहित्य के साथ आधुनिक नाट्य चिंतन को समझते हैं, उनका सामंजस्य करते हैं। नाटक की कलात्मक विशेषताओं को पूरी तरह आत्मसात कर उसे अपने युग के अनुरूप सहेजते हैं। भारतेंदु के इस सृजनात्मक विवेक की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध नाट्यालोचक गिरीश रस्तोगी जी ने कहा है, उन्होंने न केवल नाटक को युगीन समस्याओं, राजनीतिक सामाजिक स्थितियों, राष्ट्रीय चेतना, जन जागृति और मनुष्य की संवेदना से जोड़ा, बल्कि नाटक और रंगमंच के परस्पर संबंध और अनिवार्यता को समझते हुए नाट्य रचना भी की और रंगकर्म भी किया। मंडली की स्थापना करके अभिनेता और निर्देशक के रूप में उनकी सक्रियता इसे प्रमाणित करती है। साहित्य की सामाजिक प्रासंगिकता और युगीन जनचेतना के विकास के लिए नाटक एक मुफीद विधा थी। नाटक एवं रंगमंच जनजीवन के बदलाव की सृजनात्मक साहित्यिक विधा बन के उभरा तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की केंद्रीय भूमिका रही। नाटक को देशवासियों के उपकार से जोड़ते हुए नाटक नामक निबंध में 1883 में उन्होंने लिखा भी है, हे नाटक विरोधी मानवगण, आप लोग इस चमत्कार कार्य में क्यों उत्साह नहीं बढ़ाते। अब यही प्रार्थना है कि जहाँ तक हो सके इसकी उन्नति में प्रयत्न करें, जिससे हमारे देशवासियों का उपकार हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व की खास बात यह थी कि वह सक्षम नाट्य सृजनकर्ता के साथ सफल अभिनेता, सक्षम रंगकर्मी भी थे। उनके व्यक्तित्व का हंसमुखपन और जीवंतता उन्हें एक सफल रंगकर्मी बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रंग परिकल्पना या रंग चिंतन में जो प्रेरणा स्रोत थे, जो उनके रंग चिंतन को प्रभावित करते हैं, उनमें युगीन नवजागरण की चेतना और बंगाल की नाट्य भूमि, लोक नाटक और रंगमंच की समृद्ध भारतीय परंपरा, इंदर सभा, गीति नाट्य और पारसी थिएटर। कहना ना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन परंपराओं और युगीन नाट्य सृजन और रंग दर्शन से उतना ही ग्रहण किया जो उनके रंग चिंतन का वैचारिक और सृजनात्मक विस्तार कर सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सृजन और चिंतन का समय औपनिवेशिक आधुनिकता और नवजागरण का है। भारतीय आधुनिकता का वह प्रवाह जो भारतीय कला, संगीत, साहित्य के साथ उद्योग व्यापार में भारतीय चेतना को
विकसित कर रहा था, उसका प्रवाह 1857 के बाद रुक गया। अंग्रेजों ने 1857 के महासंग्राम के बाद भारतीय आधुनिकता की जगह औपनिवेशिक आधुनिकता का विकास किया। यो उन्होंने शिक्षा, तकनीक, विज्ञान और अन्य माध्यमों में विकास कार्य किया, लेकिन वह पूरी तरह भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीयता से कटी हुई थी। इसी समय भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति के माध्यम से भारतीय नवजागरण का उन्मेष हुआ। बंगाल उसका प्रथम केंद्र बना। पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भारतीय मनीषा औपनिवेशिक चिंतन से टकराते हुए भारतीय आधुनिकता और राष्ट्रीय नवजागरण का विकास कर रही थी। आधुनिक नवजागरण कालीन चिंतन को साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से व्यक्त करने वाली विधा के रूप में नाटक और रंगमंच मुख्य साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हुआ। बंगाल की उस जागरणकालीन रंग चेतना से हिंदी क्षेत्र के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खासा प्रभाव ग्रहण किया। बंगाल के नाटकों और वहाँ की रंगमंचीय संस्कृति से भारतेंदु के रंग चिंतन को नया आधार मिला। बंगाल की महिला मल्लिका के साथ जुड़ाव से बंगला साहित्य और रंग संस्कृति से उनका गहरा रिश्ता जीवन भर बना रहा। भारतेंदु ने नवीन रंग विधान का प्रभाव बंगला से ग्रहण करते हुए उसी रंग विधान के अनुरूप विद्या सुंदर का अनुवाद किया। बंगला नाटकों में पश्चिमी नाट्य संस्कृति से जुड़ने से भारतेंदु में यह प्रभाव भी पड़ा। यो बंगला नाटकों ने पश्चिमी परंपरा को आत्मसात करते हुए भी अपने रंग चिंतन का पर्याप्त भारतीयकरण कर लिया था। भारतेंदु के हाथों पहुंचकर उसका और अधिक परिष्कार हुआ। मध्यकाल में नाटक और रंगमंच की परंपरा कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसका लोक सांस्कृतिक एवं आम जन को संप्रेषित करने वाला रूप विद्यमान था। प्रायः उत्सव और त्योहारों पर इस तरह का रंगमंचीय आयोजन होता था। मंदिरों में धार्मिक उत्सव होते थे। उत्तर में रामलीला और रासलीला का विशेष प्रचलन था। लोक कथाओं पर ख्याल, तमाशा, नौटंकी, नाच और स्वांग का विशेष प्रचलन था। लोक धुन और लोक संगीत के साथ जुड़कर रंगमंच पर होने वाले इन प्रदर्शनों का आम जनता से गहरा जुड़ाव था। इनमें रंग शैलियों का विविध रंगी प्रयोग हुआ। पारंपरिक नाटकों का प्रयोजन प्रायः लोगों का मनोरंजन करना और शिक्षा देना था। सो इनकी रंग परिकल्पना में उन्मुक्तता और लोक रंग की रंगीनियत दिखाई देती है। कहावतों, पहेलियों, लावनी, चैप, बोला, दोहा का प्रयोग और लोक धुन की सरस छाप इन नाटकों के रंगमंचीयता को और अधिक प्रभावी बना देती थी। इसी दौर में रामलीला और रासलीला का भी प्रचार रहा। उत्तर भारत में रामलीला का अधिक प्रसार था। भारतेंदु ने अपने रंग चिंतन, नाट्य सृजन और रंग दर्शन पर इन लोकरंग की शैलियों और प्रविधियों का बखूबी इस्तेमाल किया है। भारतेंदु के नाट्य दृष्टि और रंग चिंतन में लोक चेतना और लोकधर्मी प्रवृत्ति का विशेष योगदान रहा। अपनी नाट्य रचनाओं में खुलेपन, व्यंग्यात्मकता और जीवंतता का प्रयोग उन्होंने यहीं से ग्रहण किया। लोकधर्मिता के द्वारा भारतेंदु अपने नाटकों में लोक जागरण और पुनर्जागरण की चेतना को विकसित करते हैं। सत्येंद्र कुमार तनेजा नाटककार भारतेंदु की रंग परिकल्पना पर विचार करते हुए उनके लोकधर्मिता पर लिखते हैं, भारतेंदु ने अपने नाटकों में समसामयिक प्रश्नों को उठाया अवश्य है, परंतु दिल्लगी का निर्वाह करते हुए। यदि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में धार्मिक पाखंडवाद तथा मिथ्याचार का पर्दाफाश हास्य व्यंग शैली में हुआ है, तो अंधेर नगरी की अंधेर गर्दी को कहीं उसके बाजार में टके शेर भाजी टके शेर खाजा से दिखाया और कहीं राजा की हास्यास्पद स्थितियों से। विशस्य विषमौषधम में आंसू संवाद की अद्वितीय संभावनाओं को नया नाटकीय अंदाज दिया है, पर इसकी चुटकुलेबाजी, दृष्टांत, उदाहरण शैली पर लोकरंग का गहरा असर है। वैदिकी हिंसा तथा नील देवी में परिहासपूर्ण स्थितियों का विधान है। वस्तुतः अपने मौलिक नाटकों में हास्य व्यंग को मुखर रखकर भारतेंदु लोकाभिमुख होना चाहते हैं। इसी सिलसिले में दृष्टव्य है कि भारतेंदु ने अपने नाटकों की भूमिका या प्रस्तावना में कहीं तमाशा और कहीं लीला शब्द का कई बार प्रयोग किया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के छोटे समर्पण में तमाशा शब्द 7 बार आया है। चंद्रावली में लीला, प्रेम जोगनी में लीला, पाखंड विडंबना में तमाशा शब्दों का प्रयोग जाने अनजाने उनकी इस धारणा को अवश्य उजागर करता है कि वे अपने नाटकों में लोकधर्मिता के जरिए
पुनर्जागरण के लिए प्रयत्नशील थे। पारसी थिएटर और इंदर सभा ने भी भारतेंदु के रंग चिंतन को प्रभावित किया। 19वीं सदी के 8वें दशक में पारसी कंपनियां हिंदी प्रदेश के कई स्थानों में नाटकों का प्रदर्शन कर चुकी थी। इनमें दिखावा अधिक, कलात्मकता कम थी। दूसरी ओर इंदर सभा का श्रृंगारिक रूप भी विकसित हो रहा था, यूं कि भारतेंदु और उनके साथी बालकृष्ण भट्ट आदि ने इन नाटकों को भ्रष्ट और काव्यहीन कहा है। इंदर सभा और पारसी थिएटर की निंदा करने वाले इन नाटकों की रंग प्रविधियों से अपने को पूरी तरह बचा ना सके। यह तो सही है कि अपने समय की रंग शैली और रंग चिंतन का हर नाटककार अनुकरण भले ना करे, उससे प्रभावित तो जरूर होता है। सो नाटककार भारतेंदु भी अपने समय की इन दो नाट्य शैलियों से अप्रभावित न रह सके। पारसी थिएटर और इंदर सभा की रंग परंपरा का भारतेंदु के रंग चिंतन पर कितना असर हुआ, इसका आकलन करते हुए सत्येंद्र कुमार तनेजा लिखते हैं, भारतेंदु ने अपने नाटकों में निम्नलिखित पारसी रंग रूढ़ियां अपनाई। क, प्रेमाभिव्यक्ति में दरबारी माहौल में प्रेरित होकर सोखी चुलबुलापन। ख, एकालाप या लंबे संवादों में रोचकता एवं उत्सुकता बनाए रखने के लिए चुटकुलेबाजी, मुहावरेबाजी, लोकोक्ति, उद्धरण, दृष्टांत का प्रयोग। ग, उर्दूनिष्ठ भाषा और वाक्य रचना में तुक, लय पर बल। घ, लोक धुनों के स्थान पर गजल, ठुमरी का प्रयोग। अंग, अभिव्यंजना एवं प्रस्तुति के स्तर पर मसनवी शैली का प्रभाव। च, अधिकाधिक चमत्कारपूर्ण स्थितियों का विधान। इसके अतिरिक्त इंदर सभा की कुछ अपनी रूढ़ियां हैं। क, अप्सराओं के माध्यम से गीताभिव्यक्ति। ख, भाषा और प्रस्तुति पर मसनवी शैली का प्रभाव। ग, पात्र का मंच पर प्रवेश करते हुए अपना परिचय स्वयं देना। भारतेंदु ने अपने युग में प्रचलित इंदर सभा और पारसी थिएटर की विभिन्न रंग रूढ़ियों को अपनाकर अपनी रंग क्षमता के प्रमाण दिए। हिंदी नाटक और रंगमंच को नई सृजनात्मक और वैचारिक दृष्टि प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परंपरा, आधुनिकता और युगीन जागरण का रचनात्मक प्रयोग किया। विरुद्धों का सामंजस्य उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्विरोधों और संक्रमणकालीन उस युग में भारतेंदु ने जहां एक और संस्कार में भक्ति और श्रृंगार को आत्मसात किया, तो नवजागरण और आधुनिकता के ताप से निर्मित नई रंग दृष्टि का विस्तार भी किया। भारतेंदु के रंग चिंतन में जितनी विविधता, नवीनता है, उतनी ही स्वाभाविकता भी है। उन्होंने परंपरा से चले आते हुए भारतीय नाट्य चेतना की लोकधर्मी परंपरा से लोक जागरण, पारसी और इंदर सभा से व्यंग्यात्मकता और चुटीलापन एवं नवजागरण के युगीन संदर्भों से अपने रंग चिंतन को वैचारिक रूप से समृद्ध किया। भारतेंदु के रंग चिंतन को समझने का आधार उनका लघु नाट्यालोचन ग्रंथ नाटक अथवा दृश्य काव्य है। भारतेंदु हिंदी के पहले नाटककार और रंगकर्मी हैं जिन्होंने युगानुरूप नाटकों का सृजन ही नहीं किया, हिंदी के रंग चिंतन और हिंदी नाट्य समीक्षा पर मौलिकता से विचार किया। भरत के नाट्यशास्त्र, भारतीय नाट्य की लोकधर्मी परंपरा, पारसी रंगमंच और युगीन नवजागरण की चेतना को अनुस्यूत कर उन्होंने अपने रंग चिंतन की निर्मित की। नाटक अथवा दृश्य काव्य निबंध में उन्होंने नाटक के निम्नलिखित प्रयोजन बताए। पहला हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा कौतुक, चौथा समाज संस्कार और पांचवा देशवत्सलता। स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के इन उद्देश्यों में आरंभिक 3 उद्देश्यों में नाटक को दिल्लगी से जोड़ते हैं, तो बाद के 2 उद्देश्य शिक्षा, सुधार और जन जागृति से जुड़े हैं। भारतेंदु का समय आधुनिकता और नवजागरण का समय है। भारतेंदु युग प्रवर्तक इसी मायने में है कि उन्होंने युग अनुरूप साहित्य विधा नाटक का सृजन किया। नाटक जैसे निबंध में नए नाटकों के लिए नया काव्यशास्त्र गढ़ा, जिससे हिंदी को नया मौलिक रंग चिंतन मिला। इन सबको युगीन आधुनिकता और नवजागरण की चेतना से जोड़ा और औपनिवेशिक संस्कृति के बीच सामंजस्य बनाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी प्रदेश में आधुनिकता का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
भारतेंदु के व्यक्तित्व के इस पक्ष की प्रशंसा करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला की विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य का विकसित अंग लगे। प्राचीन और नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के सिद्धांतकार भी थे और रचनाकार भी। उनका रंग चिंतन युगीन सामाजिक राजनैतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने युगानुरूप नाटक और रंगमंच का नाट्य शास्त्र बदला और रचा। अपने युगीन परिवेश को समझकर ही उन्होंने नाटक जैसे निबंध की रचना की। उन्हें पता था कि हिंदी क्षेत्र के नाटक में नाटक की समृद्ध परंपरा मध्यकाल में न के बराबर थी। आधुनिक युग में पारसी रंगमंच ने नाटक को लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन उसमें कलात्मकता और वैचारिकी का अभाव था। वह सिर्फ मनोरंजन था। भारतेंदु ने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे व्यंग्यपरक जनधर्मी नाटकों का सृजन किया। इन नाटकों में युगीन और सार्वकालिक यथार्थ को व्यक्त किया गया। भाषा चुटीली और आम जन मानस को सीधे समझ में आने वाले संवाद एवं रंगमंचीयता गजब की। युग बोध और नाट्य सृजन के अनुरूप भारतेंदु ने नाटक जैसे निबंध में नाटक को समझने का नया शास्त्र लिखा। वह उनके रंग चिंतन की सृजनशीलता का परिचायक है। देवेंद्र राज अंकुर ने सही लिखा है, भारतेंदु ने सदैव रंग कर्म में स्वाभाविकता और विश्वसनीयता पर बल दिया है, चाहे वह नाट्य रचना हो अथवा नाट्य मंचन। यही कारण है कि भारतेंदु के इस निबंध नाटक अथवा दृश्य काव्य सिद्धांत विवेचन को आधुनिक भारतीय रंगमंच का पहला नाट्यशास्त्र कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भारतेंदु ने नाटक के रंग रूप पर विचार करते हुए पहले जनता और समय की बदली हुई संवेदना को समझा। उसी दृष्टि से नाट्य सिद्धांत, नाट्य रचनाओं का सृजन किया। नाटक को अपने सृजन और विचार के केंद्र में रखने के कारण भारतेंदु की आधुनिकता बहु प्रशंसित हुई। आधुनिक काल में गद्य की समस्त विधाओं के बीच नाटक का चुनाव भारतेंदु की रचना धर्मिता का सूचक है। नाटक ही गद्य विधाओं में ऐसी विधा है जो रंगमंच से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस रचनात्मक और वैचारिक विधा का चुनाव हर तरह से उचित ही था। भारतेंदु की इस विलक्षणता की ओर संकेत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु का व्यक्तित्व रंग कर्म का पर्याय था। नाटक का नाट्यशास्त्र, सृजन, मंचन और अभिनय सभी कुछ था उनके व्यक्तित्व में। सन 1868 में उनके द्वारा अनुदित नाटक विद्या सुंदर का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल बनारस थिएटर में मंचित हुआ। इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की। बलिया में मंचित किए गए नाटक सत्य हरिश्चंद्र में उन्होंने स्वयं प्रभावी अभिनय किया। यह रंगमंच के प्रति उनका अतिशय प्रेम ही था कि सन 1884 में काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना में अपना संरक्षण प्रदान किया। यह उनके सफल रंगकर्मी व्यक्तित्व का ही सुफल था कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और विशस्य विस्मौसधम का सृजन उन्होंने रंगमंच और अभिनय को दृष्टि में रखकर किया। भारतेंदु के प्रभाव से ही भारतेंदु मंडल के सदस्य प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा का मंचन कराया। भारतेंदु के ही प्रभाव से पटना में बिहार बंधु के संपादक केशवराम भट्ट ने
1876 में पटना नाटक मंडली की स्थापना की। भारतेंदु ने नाटक और रंगमंच के स्वाभाविक अंतर संबंध का विकास किया, अपनी सृजनात्मकता से उसे रूपायित किया। नाटक अथवा दृश्य काव्य 1883 नामक निबंध में उन्होंने लिखा भी है, यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवत का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ से पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई दृश्य काव्य प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उससे चतुर्गुणित आनंद होता है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रंगमंच की दृष्टि से भारतेंदु की प्रासंगिकता और अधिक इस कारण से है क्योंकि उन्होंने नाटक के सृजन के साथ उसके दृश्यत्व या रंगमंच विधान की भी पुनर्रचना की और नाटक और रंगमंच को एक दूसरे का पूरक बनाया। नाटक और रंगमंच के अंतर संबंध को लेकर भारतेंदु युग में भी विवाद था और बाद में भी आलोचकों का मत मतांतर रहा। भारतेंदु ने अपने समय में चल रहे इस विवाद को अपने चिंतन और सृजन से सही दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने नाटक निबंध में लिखकर और रंगमंच पर नाटकों का अभिनय करते हुए यह स्पष्ट किया कि नाटक और रंगमंच दो अलग अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। नाटक और रंगमंच दोनों में साहित्यिकता, कलात्मकता और कल्पनात्मकता का संयोजन होता है। इनकी संगति के साथ नाटक और रंगमंच दोनों का रिश्ता है। नाटक तो इसी मायने में अन्य साहित्यिक विधाओं में विरल होता है क्योंकि वह रंगमंचीय होता है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित तमाशा और दिल्लगी का सृजनात्मक प्रयोग नाटक और रंगमंच में किया। जनता और राष्ट्र की संवेदना को समझा। जनता जो हिंदी में खेल तमाशा देखने की इच्छा से आती है, उसे खेल खेल में युग चेतना और राष्ट्र चेतना से जोड़ देना, मनोरंजन के साथ राष्ट्रहित की बात करना, वह भी सहज भाषा में, विनोद और व्यंग्य के साथ। यही है भारतेंदु की जनधर्मी और प्रगतिशील दृष्टि। इतना ही नहीं, उन्होंने रंगमंच और नाटक सृजन के बारे में जो बातें कही और रची वह आज भी प्रासंगिक है। अंधेर नगरी जैसा नाटक अपने युग की औपनिवेशिक सत्ता के चरित्र का उद्घाटन तो करता ही है, आज भी किसी भी राष्ट्र या देश की सत्ता की शासन प्रणाली पर वह व्यंग्य करता हुआ नजर आता है। यही है भारतेंदु के रंग चिंतन एवं सृजन की मौलिकता और वर्तमान प्रासंगिकता। रंगमंच में नाटक की भाषा का सरस, सहज और चुटीलापन उसको अधिक रंगमंचीय बनाता है। यह बात भारतेंदु को बखूबी पता थी। अपने युगीन बोध के साथ उन्होंने अपने नाटकों के लिए लोकधर्मी भाषा का और लोक छंदों का चुनाव किया। लोक नाटकों से भाषा की उन्मुक्तता और लयात्मकता ली। नाटकों के बीच बीच में संवाद को भारतीय नाटक की क्लासिक परंपरा, जिसके उद्भावक आचार्य भरत मुनि है, उससे जोड़ दिया। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी में भाषा और शिल्प के नए ढांचे के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया वह आज भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, भारतेंदु का रंग चिंतन आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य की आधारभूमि है। उन्होंने नाटक अथवा दृश्य काव्य जैसा निबंध लिखकर हिंदी नाट्यालोचना को समृद्ध किया। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौसम और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती जैसे नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच को नई ऊंचाई प्रदान की। नवजागरण और आधुनिकता के मूल्यों को अपने सृजन और चिंतन में अनुस्यूत करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र सच्चे अर्थों में भारतीयता, आधुनिकता और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। पतनशील सामंती चेतना और औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित युगीन साहित्य को नया सृजनात्मक आवेग दिया। राष्ट्र और जनहित में साहित्य की जनधर्मी परंपरा का उन्मेष किया। नाटक और रंगमंच को इसका आधार बनाया। उनके द्वारा दिए गए चिंतन, परक सूत्र और चुटीली व्यंग्य भाषा पढ़ने पर हमें आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी लगती है। तो इस तरह से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रंग चिंतन को समझा। यह नाटक और रंगमंच अध्याय के अंतर्गत है। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। आप आगे भी इसी तरह के व्याख्यान सुनना चाहते हैं तो हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें।